एलियन लड़की साउची चुपचाप मिस्टर फैंग के कमरे में घुसकर अपना रिमोट ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने रिमोट ढूंढने के लिए अपने जादू का सहारा लिया, लेकिन तभी मिस्टर फैंग की आंखें खुल जाती हैं। मिस्टर फैंग साउची को पकड़कर एक झटके में बेड पर पटक देते हैं और पूछते हैं, मेरे कमरे में तुम क्या करने आई हो? साउची दोबारा मिस्टर फैंग के हाथों से निकलने की कोशिश कर रही थी और लगातार अपने जादू का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मिस्टर फैंग के सामने उसका जादू पूरी तरह से नाकाम था। मिस्टर फैंग सिक्योरिटी को बुलाते हैं और साउची को बाहर ले जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन साउची सिक्योरिटी को चकमा देकर अपने जादू से गायब हो जाती है। अगले दिन साउची को मिस्टर फैंग के ऑफिस में ही एक ऑर्डर देना था। मिस्टर फैंग लिफ्ट के सामने खड़े थे। उन्होंने देखा कि अचानक आसपास के लोग हिलना डुलना बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। मिस्टर फैंग दोबारा इसे अपने वहम का हिस्सा मान रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने सिर्फ साउची को चलते हुए देखा। एक वही मात्र लड़की थी जो चल फिर रही थी। मिस्टर फैंग को अब शक होने लगा था कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। अब साउची और मिस्टर फैंग की कहानी के बीच में एक नई लड़की जिया की एंट्री होती है। वह विदेश से आकर सीधा मिस्टर फैंग से मिलने आ रही थी। दूसरी तरफ साउची मिस्टर फैंग के ऑफिस में अपना रिमोट ढूंढने में लगी पड़ी थी। पूरे ऑफिस में खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी किसी के आने की आवाज आती है। डरी हुई साउची तुरंत अपने जादू का इस्तेमाल करके सभी बिखरे सामान को उनकी जगह पर रख देती है। मिस्टर फैंग ऑफिस में आता है और जब वह बुक की तरफ देखता है तो वह समझ जाता है कि किसी ने मेरे ऑफिस में आकर छेड़छाड़ की है। फिर वह खड़ा होकर कहता है, जो भी मेरे ऑफिस में है चुपचाप बाहर आ जाओ। तभी पीछे से साउची निकल कर आती है और मिस्टर फैंग के हाथों को बांध देती है। वह उससे अपने रिमोट के बारे में पूछती है, लेकिन मिस्टर फैंग साउची के रिमोट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता। फिर साउची मिस्टर फैंग से बोलती है, तुम्हें बचाने के चक्कर में ही मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। तुम्हें उस दिन रात को बचाना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर फैंग आश्चर्यचकित होकर उससे पूछता है, अच्छा तो तुम थी मुझे उस दिन बचाने वाली? इतने में बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। मिस्टर फैंग तुरंत साउची को नीचे छुपा देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि साउची किसी को दिख न पाए। जिया मिस्टर फैंग से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी मिस्टर कॉन्ग आकर जिया से कहते हैं, मिस्टर फैंग की अभी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वह अभी नहीं मिल सकते। जिया को यह जवाब सहन नहीं होता और वह मिस्टर कॉन्ग से बोलती है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत से तरीके हैं उनसे मिलने के। गुस्से में वह सीधा पार्किंग में पहुंचती है और मिस्टर फैंग की गाड़ी के सारे शीशे तोड़ देती है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग साउची के क्रिस्टल जैसे दिखने वाले रिमोट पर रिसर्च कर रहे थे। मिस्टर फैंग वैज्ञानिक से पूछते हैं, क्या इसके अंदर कोई चिप हो सकती है? वैज्ञानिक भी उस क्रिस्टल को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने भी आज तक ऐसा क्रिस्टल देखा तक नहीं था। तभी मिस्टर फैंग का फोन आता है। वह फोन उठाते हैं और उन्हें तुरंत पार्किंग में बुलाया जाता है। मिस्टर फैंग पार्किंग में पहुंचते ही देखते हैं कि जिया ने उनकी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए हैं। असल में मिस्टर फैंग को जिया के साथ एक डेट पर जाने को कहा गया था, लेकिन मिस्टर फैंग को जिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया था। मिस्टर फैंग का छोटा भाई साउची के रेस्टोरेंट में आता है। साउची फ्रैंकली को देखकर खुश हो जाती है। दोनों साथ में कुछ खाते हैं, लेकिन फ्रैंकली ड्रिंक करना शुरू कर देता है। कुछ देर में फ्रैंकली अपना होश खो बैठता है। साउची उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंकली गलती से साउची का हाथ पकड़ लेता है और कोई सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से साउची को बहुत ठंड महसूस होने लगती है। ठंड से कांपती हुई वह बेसमेंट में पहुंचती है। इसी बीच मिस्टर फैंग अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और अपने भाई की इस हालत को देखकर मैनेजर को तुरंत रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। बेसमेंट में जब फैंग साउची को ठंड में कांपते हुए देखता है तो वह तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन साउची फैंग से चिपक जाती है, क्योंकि उसे फैंग के शरीर से गर्मी मिल रही होती है जो उसे अच्छा महसूस करा रही थी। साउची उससे थोड़ी देर वहीं रुकने के लिए कहती है। मिस्टर फैंग साउची को अकेला छोड़कर नहीं जाता और वहीं उसके साथ बैठकर उसे गर्माहट देता है। जब रेस्टोरेंट की मैनेजर बेसमेंट में आती है तो मिस्टर फैंग और साउची को लिपट कर सोते हुए देखकर चौंक जाती है। वह इस मौके को छोड़े बिना चुपचाप दोनों की साथ में फोटो ले लेती है। जब मिस्टर फैंग और साउची की आंखें खुलती हैं तो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फैंग वहां से चला जाता है। फैंग के जाने के बाद मैनेजर साउची से कहती है, तुमने तो रात में बहुत मेहनत की होगी। साउची इन सब बातों को समझ नहीं पा रही थी। मैनेजर अपने फोन में मिस्टर फैंग और उसकी ली गई फोटो को दिखाती है और कहती है, मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली थी। साउची तुरंत उसका फोन लेकर ली गई फोटोज को डिलीट कर देती है। मिस्टर फैंग चाहता था कि उसका छोटा भाई फ्रैंकली अपनी कला पर ध्यान दे, इसलिए वह अक्सर अपने छोटे भाई को बंद करके उसे पेंटिंग बनाने पर मजबूर करता था, लेकिन इस बार फ्रैंकली मानने को तैयार नहीं था। इस कारण मिस्टर फैंग उसे लात घूंसों से मारकर समझाने की कोशिश करता है। साउची दोबारा मिस्टर फैंग के ऑफिस में आती है। जब वह मिस्टर फैंग को फ्रैंकली के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखती है तो बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर फैंग से भिड़ जाती है। मिस्टर फैंग को फ्रैंकली के साथ ऐसा व्यवहार करते देख साउची बिना सोचे समझे मिस्टर फैंग से भिड़ने की तैयारी करने लगती है। फ्रैंकली उसे चेतावनी देता है कि फैंग ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, लेकिन साउची फिर भी भिड़ जाती है। जब भी फैंग उसके सामने होता है साउची की शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। फैंग साउची को डांटता है और फ्रैंकली से दूर रहने को कहता है। फैंग अपने सहायक से कहता है, साउची का फ्रैंकली से मिलना बंद करवाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या करें जिससे साउची हर वक्त व्यस्त रहे और फ्रैंकली से मिलने का समय न मिले? फिर फैंग सोचता है, अगर साउची से बार बार डिलीवरी करवाएंगे तो वह हर वक्त डिलीवरी में ही व्यस्त रहेगी और उसे फ्रैंकली से मिलने का समय ही नहीं मिलेगा। अब फैंग की कंपनी से फूड डिलीवरी का ऑर्डर आता है जिसे साउची को डिलीवर करना था। उसकी मैनेजर उसे एक स्कूटी देती है ताकि वह जल्दी डिलीवरी पहुंचा सके, लेकिन साउची तो एक एलियन थी जिसे गाड़ियों से बहुत डर लगता था। आज वह खुद गाड़ी चलाने वाली थी। साउची को स्कूटी चलानी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वह बैलेंस नहीं बना पाती और गिर जाती है। उसका डिलीवरी वाला खाना भी एक गड्ढे में गिर जाता है।